मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि कल के लेक्चर में आपके साथ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा वो डिस्कस किया था, तो उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे आज। और आज की जो क्लासेस का जो कंटेंट रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मेथड ऑफ चार्जिंग, इन दो टॉपिक पे आज पूरा लेक्चर होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड, जैसा कि कल की क्लास में डिस्कस किया जा चुका, चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल क्वांटिटी। सेकेंड नोट करेंगे, चार्ज इज ट्रांसफरेबल क्वांटिटी। थर्ड क्वांटिटी आपके पास है, जो थर्ड इसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है ओनली रिलेटेड टू द चार्ज। तो द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज एसोसिएट विद मास ऑफ द बॉडी। मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो उसी एस्पेक्ट रेशियो में चार्ज भी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो थर्ड आपके पास रहेगा, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास ऑफ द बॉडी। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, इनके बारे में जो डिस्कशन होगा वो शॉर्ट व्यू में होगा। ठीक है, तो चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास ऑफ द बॉडी मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी के लिए बात करें, जस्ट लाइक एज अ बॉडी हैव सम मास, मीन्स जैसे ये ऑब्जेक्ट आपके पास है और इसका कुछ मास है, तो दैट इज नॉट कंफर्म कि इट्स हैव चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी। मतलब ये चार्ज भी हो सकती है और अनचार्ज भी हो सकती है, बट इट इज अ चार्ज्ड बॉडी मीन्स डेफिनेटली इट्स हैव सम मास। ओके, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, और इसको आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। जैसे मान लो कोई चार्ज बॉडी है, देयर आर सम चार्ज 1 कूलम। ये आपके पास 1 कूलम चार्ज का कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी। इट इज मूविंग विथ डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट वेलोसिटीज। तो सपोज V1 is 10 मीटर पर सेकेंड, V2 is 20 मीटर पर सेकेंड, V3 is 30 मीटर पर सेकेंड। तो 11th क्लास के अंदर जब मैंने आपको रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ फिजिक्स के बारे में डिस्कशन करवाया था, तो वहां पर जो मेन कंटेंट था रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ फिजिक्स में मास के रिगार्डिंग, कि व्हेन अ मास ऑब्जेक्ट और अ मास बॉडी मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटीज, तो रेस्ट मास को m0 से डिनोट किया जाता था। बट mass under the moving condition is denoted by the m, और कहीं ना कहीं
ओल्ड क्लास के अंदर ये चीज आप लोगों से डिस्कस करवाई जा चुकी है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद v स्पीड देन इट्स मास ड्यूरिंग मोशन, तो m नॉट यहां पर मास एट द रेस्ट कंडीशन, इसे रेस्ट मास के नाम से आप बोल सकते हो, और स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या मास ऑफ द बॉडी एट द मूविंग फॉर्मेट. बट इन ऑर्डर ऑफ चार्ज एज वेल एज q is not equal to rest charge upon 1 minus v square upon c square. मीन्स अगर कोई चार्ज बॉडी रेस्ट कंडीशन में 1 कूलम रिप्रेजेंट करती है, तो डिफरेंट स्पीड पर इसकी जो चार्ज वैल्यू रहेगी वो डेफिनेटली 1 कूलम रहेगी. इसका मीनिंग यह है कि किसी भी पर्टिकुलर चार्ज बॉडी पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करती. मीन्स आपके पास जो मास रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ फिजिक्स बेस्ड जो मास का फॉर्मूला है वो मास पर तो लागू होता है, बट उसी रेफरेंस पर अगर चार्ज के लिए अप्लाई किया जाए तो वो फॉर्मूला वैलिड नहीं है, मतलब लागू नहीं होगा. इट मीन्स इसकी प्रॉपर्टी आ रही है द चार्ज ऑफ द बॉडी डजंट डिपेंड on the speed of that is the main configuration. Last 2 points एक बार और रिवाइज करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, स्केलर क्वांटिटी, मींस आपको यहां पे नोट करना है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. चार्ज इज अ ट्रांसफरेबल फिजिकल क्वांटिटी, जिसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है. चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास ऑफ द बॉडी. डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर कोई चार्ज बॉडी अवेलेबल है इट मींस उसके पास डेफिनेटली मास जरूर होगा. ठीक. और लास्ट है चार्ज ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इट. मींस जो ऑब्जेक्ट 1 कूलम का है उसकी डिफरेंट स्पीड पर अगर चार्ज वैल्यू को देखा जाए तो आपको फाइनली 1 कूलम ही मिलेगी. ठीक. और ये 1 2 3 4 ये बेसिक प्रॉपर्टीज है. इनमें से थोड़ी बहुत कल डिस्कस भी की गई थी, आज फिर वापस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसमें ये डिस्कस किया जा रहा है. लास्ट जो 5th पॉइंट है, बेसिक पॉइंट्स, जो 5th पॉइंट है वो है चार्जेस conserved quantity. Charge is conserved quantity. Means चार्ज यहां पर कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करता है. जैसा कि लास्ट सेशन में थोड़ा वो डिस्कस हुआ था, कंजर्वेशन लॉज ऑफ चार्ज. इट मीन्स a body can be transferred to the charge to the another body. मीन्स अगर लेन देन का अगर कोई एग्जाम्पल आपके सामने दिया जाए तो उसको कैसे सीखेंगे. देखो, यहां पर एक राम है और एक श्याम. राम 100 रुपीज श्याम को मीन 100 rupees transfer between the Ram and Shyam, as well as A object B object को 1 coulomb charge शिफ्ट कर रहा है, and this charge will be transferred in order of electron. This charge will be transferred between two objects, between two body, in reference order of electron. Means how many electrons will be transferred there.
that is denoted to the transformation of charges between two bodies. तो ये 5 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं. अब ऐसी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करवाया जाएगा जो सिंगल लाइन नहीं होकर थोड़ा उसमें कंटेंट है. तो ये तो आपको कॉपी में वैसे भी नोट करना है. चलो नेक्स्ट लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज. सिक्स नंबर की प्रॉपर्टी जो आपसे डिस्कस करवाई जाएगी, दैट इज द एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज. मीन्स अगर यहां पर आपके पास Q1, Q2 एंड Q3, देर आर द नंबर ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल आर अवेलेबल, विल बी एडेड Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. ठीक है. So therefore the capital Q is the total charge, Q1 plus Q2 and plus Q3. अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा तो सर चार्ज को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? यस कर सकते हैं. जैसे मैं आपके पास 2 एग्जांपल लेके आ रहा हूँ. देयर आर द 2 एग्जांपल. फर्स्ट Q1 की वैल्यू प्लस 1 कूलम, Q2 की वैल्यू प्लस 2 कूलम, Q3 की वैल्यू प्लस 3 कूलम. Q1, Q2 एंड Q3 ऑलरेडी पॉजिटिव ऑर्डर में है, तो एड ऑन कीजिए. द कैपिटल Q इज इक्वल टू 1 कूलम, 2 कूलम एंड 3 कूलम. द टोटल Q 2 plus 1 3 plus 3 6 कूलम. But if we replace Q2 with negative polarity, Q1 plus का 1 कूलम, Q2 minus का 2 कूलम and Q3 plus का 3 कूलम. Now, according to this phenomenon, the capital Q is plus 1 कूलम plus minus 2 कूलम प्लस एंड प्लस का 3 कूलम. इट मीन्स आपको केवल Q1, Q2, Q3 को रिप्लेस करना है. 1, 2 एंड 3. एड ऑन कीजिए. Q इज इक्वल टू 1 कूलम माइनस 2 कूलम प्लस 3 कूलम. 1 plus 3 4 minus 2, that is complete minus 2. तो एग्जाम्पल 1 का जो नेट चार्ज आपके पास अवेलेबल है वो 6 कूलम है, और एज वेल एज एग्जाम्पल 2 का जो नेट चार्ज है वो प्लस का 2 कूलम प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 2. 4 माइनस 2 अवेलेबल इज प्लस 2 कूलम. ठीक है. So that is the 6th property of charge, additive nature of properties या additive phenomena of charges, additive nature of charges and additive property of charges. तो 6 पॉइंट यहाँ पर क्लियर आउट किए, और 7th ऑर्डर जो है वो रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट करते हैं, कंटिन्यू. सेवन जो प्रॉपर्टी है उसके लिए आपको 9th या 10th के अंदर प्लस टू प्लस एंड माइनस टू माइनस एंड प्लस टू माइनस ऐसा कोई कॉन्सेप्ट टीचर्स ने डिस्कस करवाया होगा, जिसमें
रिपल्शन और अट्रैक्शन की बात होगी, तो यहाँ पर सेवंथ जो है इसके लिए एक इम्पोर्टेंट लाइन है, लाइक चार्जेस repel to each other while opposite charges attract to each other. Like charges repel to each other while opposite charges attract to each other. देखिए, प्लस प्लस माइनस एंड माइनस, अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज repel to the positive charge and negative charge repel to the negative charge. तो like charges repel out each other. अगर आप किसी पॉजिटिव ऑर्डर के पास, पॉजिटिव चार्ज के पास अगर नेगेटिव चार्ज को रख देते हैं, जैसे मान लो ये पॉजिटिव है तो एक पॉजिटिव यहाँ निकालते हैं, ये नेगेटिव है एक नेगेटिव यहाँ दिया है, देयर आर अट्रैक्शन फिनोमेना। यहाँ पर अपोजिट पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज द अट्रैक्शन फिनोमेना ऑफ चार्ज। तो like charges repel to each other and opposite charges attract to each other। ये पॉइंट तो ऑलरेडी आपको 9th या 10th क्लास में डिस्कस करवाया होगा और ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है जो सब जानते। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। तो 7 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है और प्रॉपर्टीज के पार्ट पर लास्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यूमेरिकली बेस्ड। जैसा कि कल कुछ स्टूडेंट ने Q इज इक्वल टू एन ई, तो एन रिप्लेस बाई क्यू अपॉन ई को पूछा था, तो वो आज डिस्कस होने जा रहा है। तो लास्ट 8 नंबर प्रॉपर्टीज आपके पास है, इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन of charges। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कंप्लीटली बेस्ड ऑन the number of electron transfer between two object in a system। जैसे ए ऑब्जेक्ट आपके पास और ये बी ऑब्जेक्ट के पास, ओके। ए ऑब्जेक्ट रिड्यूस टू द इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर इलेक्ट्रॉन को ये रिड्यूस करना चाहता है। सपोज इसने एन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। बी ऑब्जेक्ट रिसीव्ड दीज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ चुके हैं कंप्लीटली, और इन एन इलेक्ट्रॉन को बी ऑब्जेक्ट या बी बॉडी ने कैप्चर कर लिया। तो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज होगा और जिसने रिसीव किया है वो नेगेटिव चार्ज होगा। अब जो मैं डिस्कस करने वाला पॉइंट है वो है कि सर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा,
ये तो पॉइंट क्लियर है, लेकिन हाउ मेनी चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन इट, तो उसके लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू द फिनोमेना ऑफ क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ चार्ज, द amount of charge is completely integral multiplication of magnitude of electron charge. Means the valuation of Q is equal to the n E. Q is the total amount of charge and number of electron transfer between two body. जैसे ए ऑब्जेक्ट ने एन इलेक्ट्रॉन या ए बॉडी ने एन इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, बी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, इनटू ई, यहां पर डॉट को डिनोट कर दो या क्रॉस को डिनोट कर दो, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, देयरफॉर क्यू इज द टोटल चार्ज, एन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन and E charge value, मैग्नीट्यूड है ना, ये मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है, चार्ज वैल्यू ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू एन ई। अब बात करते हैं सर, जो ए पॉइंट, ए ऑब्जेक्ट या ए बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज वैल्यू कितनी होगी, तो डेफिनेटली इसको यहां समझिए, चार्ज on A, Q is equal to plus NE, okay, charge on B, so definitely minus, अगर A और B को एक सिस्टम में कंसिडर किया जाए तो पहले ए और बी का टोटल चार्ज मिला के क्या था, 0। ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल बॉडी, बी भी न्यूट्रल बॉडी, तो टोटल चार्ज 0 नेट चार्ज प्लस 0 इज इक्वल टू 0। द कंप्लीट नेट चार्ज ऑन इन दिस सिस्टम इज 0। और after transfer of electron between two bodies, positive charge add on this negative charge, तो यहां से अगर सिस्टम का टोटल चार्ज काउंट करें तो वो 0 आएगा। कैसे, प्लस एनी प्लस ऑफ माइनस एनी, कैंसिल आउट टू ईच अदर, एड ऑन करते हैं, तो व्हाट इज द आउटपुट इन दिस सिस्टम? The initial total charge of these two bodies is 0. Then after transfer of electrons, also total charge is 0. Means ये एग्जाम्पल कंजर्वेशन लॉज ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो डेफिनेटली फाइनल मीनिंग है आपके सामने, वो ये है, द अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स charges. तो टोटल चार्ज Q, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E मैग्नीट्यूड चार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब E की वैल्यू कल की क्लास में ऑलरेडी दिखाई गई है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, चलो अब न्यूमेरिकल सेक्शन की बात करते हैं। तो क्वांटाइजेशन थ्योरी का जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि पर्टिकुलर किसी कॉइन, पर्टिकुलर किसी बॉल पर अगर 1 कूलम चार्ज को प्रोड्यूस किया जाए तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडीशन। तो सोल्व आउट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट करना। Question is,
मेनी इलेक्ट्रॉन इज responsible for production of 1 coulomb charge on a coin. इसको आपको नोट करना है. How many electron is responsible for production of 1 coulomb charge on a coil? ठीक है. अब यहां पर पोलरिटी डिस्कशन अभी मैंने डाला ही नहीं. अगर कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव ऑर्डर में आएगा. इफ कॉइन रिसीव्ड सम इलेक्ट्रॉन देन इट्स पोलरिटी इज नेगेटिव. ये आपसे यहाँ पर एडिशनल क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, बट क्वेश्चन ये है, इसे नोट कीजिए आप. ओके, अब इसका सॉल्यूशन लेते हैं. ठीक है. तो प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है, मैं आपको उसी ट्रिक पे लेके चलता हूं जिसे आप डेफिनेटली पहले ही जानते हैं. व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ट्रिक फॉर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन? G and F. गलत फहमी या फिर गिवन एंड फाइंड आउट. तो ये तो हो गया आपके पास गिवन डेटा एंड ये हो गया फाइंड आउट. ओके, आपके पास जो क्वेश्चन में दिया गया है, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज 1 कूलम. तो Q इज इक्वल टू 1 कूलम और फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन थ्योरी आपके पास जो फॉर्मूला है इसकी वैल्यू है Q इज इक्वल टू एन ई. Q आपके पास है, N आपके पास है, E. वेयर इज E? E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम. तो व्हाट इज द N? Q अपॉन, देखिए Q को रिप्लेस करेंगे सर 1 कूलम, E को रिप्लेस करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. अब जब भी सेम फिजिकल क्वांटिटी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कॉन्सेप्ट में आती है तो कैंसिल आउट 2 यूनिट्स दिस कंडीशन. सॉल्यूशन बाद में करेंगे, पहले कूलम से कूलम को कैंसिल आउट करते हैं. मीन्स यहां पर कोई यूनिट रिमेनिंग नहीं है. अब जो भी वैल्यूज आएगी वो सब एक न्यूमेरिकल ऑर्डर में आएगा. ओके, तो n की वैल्यू क्या बची आपके पास? 1 अपॉन 1.6 10 की पावर माइनस 19 शिफ्ट. तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 19. इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो इलेक्ट्रॉन चलने दो या लास्ट में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं. अब इसको फॉलो करते हैं. देखिए 10 की पावर 19 से 10 शिफ्ट करेंगे इंटू 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 1.6. तो यहाँ 19 की जगह 90 नहीं रखना है, आपको इसको क्या करना है? 18, क्योंकि आप एक 10 को इधर शिफ्ट कर चुके हैं. अब 10 डिवाइडेड बाय 1.6 की बात करो तो 10 डिवाइडेड बाय 1.6 इज इक्वल टू होता है 1.625. क्या होता है? 1.625 इंटू, सॉरी, ये होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18. क्या होता है? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन.
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब जो यहाँ पर जो मेन पॉइंट डिस्कस करने वाला है वो यह है कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि n एक इंटीजर मल्टीप्लीकेशन होगा। चलो इंटीजर क्वांटिटी होगी तो 1 to 3 स्टार्ट करेंगे। तो आप इस फॉर्मूले के अंदर जो n को सर्च आउट कर रहे हो तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N होता है। मींस क्वांटाइजेशन थ्योरी के अंदर आप जिस प्रॉपर्टी को मेंशन कर रहे हो वहां पे मैंने लिखा था Q इज द टोटल चार्ज, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके जस्ट नीचे आपको इसे नोट करना है n बिलोंग्स टू कैपिटल N और E क्या था वहां पे? इलेक्ट्रॉन चार्ज। अब n बिलोंग्स टू कैपिटल N तो यहां पर बात कीजिए कि सर ये 6.25 जो आया है वो 6 से एक्स्ट्रा आ रहा है। सब्जेक्टिव ऑर्डर पे जब आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो आपका सॉल्यूशन यहां से लेकर यहां तक आएगा। लेकिन इफ n बिलोंग्स टू कैपिटल N तो ये आपका आंसर फिर हो जाएगा इज अप्रॉक्स इक्वल 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट मीन्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रॉक्स 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के नियर बाय होना चाहिए। वह उस पॉइंट पर 1 कूलम्ब चार्ज को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको नोट करना है। ओके, तो ये आपका जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 यहाँ पे फिनिश होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका ओपन होगा वो हो रहा है बेटा मेथड्स ऑफ चार्ज। सेकेंड टॉपिक जो आज का है वो मेथड्स ऑफ चार्जिंग है। अभी जो पहले डिस्कस किया था वो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज था। मेथड ऑफ चार्जिंग में फर्स्ट फ्रिक्शन, सेकेंड जो इम्पोर्टेंट कंडक्शन एंड थर्ड इंडक्शन। और इसके अलावा एक थर्मल इमिशन भी होता है, वो आपके मॉडर्न फिजिक्स में वैसे ही डिस्कस हो जाएगा। देखिए, फ्रिक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंडक्शन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिपल स्टार। इंडक्शन का जो सेकेंडरी नेम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी होता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है मैकेनिक्स पार्ट में, व्हेन वन सरफेस रबिंग विद अनदर सरफेस। जब किसी पर्टिकुलर एक सरफेस के ऊपर कोई दूसरी सरफेस को रब किया जाता है तो दोनों ही सरफेस के मध्य क्या अप्लाई होगा? फ्रिक्शन अप्लाई होगा। जैसा कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स भी आप जानते हो, F इज इक्वल टू म्यू आर या फिर म्यू मल्टीप्लाई विद नॉर्मल फोर्स। लेकिन यहाँ पर जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग है उसको अपन डेली लाइफ से ऐड करते हैं। डेली लाइफ में मान लो आप अपने ड्राई हेयर के अंदर कंघी को घुमाते हो, कॉम उसे घुमाया जाता है, घुमाकर और आप उसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हो। तो जनरली आपने देखा होगा कि उस कंघी के पास कागज के टुकड़े क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर फ्रिक्शन को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, देन कंडक्शन और इंडक्शन आज की क्लास में ये डिस्कस होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सेक्शन। अब व्हाट इज द फ्रिक्शन? ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वन सरफेस को किसी अनदर सरफेस के साथ रब किया जाता है। देयर आर टू सरफेस। फ्रिक्शन बॉडी को समझने के लिए आप एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए, फ्रिक्शन प्रोसेस क्या होता है? माना कि एक सरफेस के साथ दूसरी सरफेस को रब किया जाता है। दैट इज द वन सरफेस एंड दैट इज द सेकंड सरफेस। जैसा कि
आप अपने दोनों हाथ की जो पाम होती है उनको रब करते हो, ठीक है, तेली को रब किया जाए। तो दोनों ही सरफेस को जब रब किया जाता है तो दोनों के जस्ट मिड लेयर में टेम्परेचर क्या होता है बेटा, राइज अप होता है। टेम्परेचर राइज अप होने के कारण फर्स्ट सरफेस या सेकंड सरफेस दोनों में से कोई एक, जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज बाउंड होते हैं, वो लूज बाउंड इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर रिसीव करके या गेन करके एक्टिव स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं और फाइनली वन सरफेस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगी। तो अगर एक सरफेस ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया और रिमेनिंग सेकंड सरफेस उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती है, तो जैसा कि आपको पता है जो सरफेस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगी दैट इज चार्ज बाय पॉजिटिव ऑर्डर चार्ज, एंड जो रिसीव करने वाले हैं वो सरफेस नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो जाएगी। तो फ्रिक्शन का ये सिंपल मीनिंग है कि वेन एवर टू सरफेस रबिंग विथ ईच अदर देन वन सरफेस चार्ज बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर सरफेस चार्ज बाय नेगेटिव चार्ज। अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं और उसे ट्रिकी एग्जाम्पल आप कह सकते हो, क्योंकि उसको याद करने के लिए आपको ट्रिक दी गई है। जैसे ट्रिकी एग्जाम्पल में फर्स्ट पॉइंट है FGW दैट इज पॉजिटिव और फेजर, ठीक है। तो ये आपके लिए एक ट्रिक होगी जिसे आपको फ्रिक्शन वाले पार्ट में नोट करनी है। आपको नोट्स में मिल जाएगा वैसे FGW और इधर आप लिखेंगे फेजर। अब कुछ स्टूडेंट के साथ ये समस्या रहती है कि सर हमें सरफेस कॉम्बिनेशन के बारे में बताइए, सरफेस कॉम्बिनेशन को कैसे डिसाइड करें। ओके, दैट इज द वन सरफेस कॉम्बिनेशन एंड दैट इज द सेकेंड सरफेस कॉम्बिनेशन। वन सरफेस कॉम्बिनेशन जैसे आप इसमें F डिनोटेड टू द फर, G डिनोटेड टू द ग्लास और W जैसा कि आप जानते हो उलन, ऊल जो ऊन वगैरह होती है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। P डिनोटेड टू द प्लास्टिक, A डिनोटेड टू द एम्बर, S डिनोटेड टू द सिल्क क्लॉथ जो होता है, एबोनाइट, रबर। ये कॉम्बिनेशन आपका पॉजिटिव होगा और ये कॉम्बिनेशन आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। मीन्स इस सेक्शन में वन मटेरियल को इस सेक्शन के वन मटेरियल से रब करने पर FGW में से जो भी आपने लिया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कॉम्बिनेशन अभी नेक्स्ट टेबल में डिनोट किया जाएगा। फेजर, एम्बर, सिल्क, एबोनाइट, रबर, इन सब पर नेगेटिव चार्ज आता है। और साथ में अब मैं आपको एक टेबल बना के बता रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज ऑर्डर में क्या लेना है आपको, और इसी के नीचे आप दूसरी टेबल को नोट कर सकते हैं। देखो, वन साइड आपको नोट करना है पॉजिटिव चार्ज और अनदर साइड नोट करना है आपको नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर तो आएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज और अनदर साइड आप देंगे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जैसा कि थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस करवाया है द कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस, तो फर्स्ट पार्ट FGW पॉजिटिव ऑर्डर में कहीं ना कहीं लाई करेगा, फेजर नेगेटिव ऑर्डर में कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। जैसे मान लो ग्लास रोड आपने ली, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, ये कोई ग्लास रोड है। ग्लास रोड रबिंग विद सिल्क क्लॉथ, देखो ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करने पर तो ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा
ऑन इट्स सरफेस एंड सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा ऑन इट्स सरफेस। तो ये जी और ये आपके पास सिल्क, ये यहीं से उठाया मैंने, पॉजिटिव ग्लास रोड, नेगेटिव में सिल्क। ठीक, सेकंड कॉम्बिनेशन आप लेते हैं वूलन क्लॉथ का, और वूलन क्लॉथ को प्लास्टिक के साथ रब किया जाएगा। कुछ एग्जांपल लेके देख रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल हो गया, वूलन क्लॉथ प्लास्टिक। एक एग्जांपल ले रहे हैं सिंपल, प्लास्टिक के साथ भी रब कर सकते हैं, एम्बर के साथ भी रब कर सकते हैं, रबर के साथ भी रब कर सकते हैं। तो इसको तीनों नोट करेंगे यहाँ पे, एम्बर, ऑब्लिक, रबर। वूलन क्लॉथ को इन तीनों ही ऑब्जेक्ट्स में से या तीनों ही सब्सटेंस में से किसी भी एक के साथ रब करें तो वूलन क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव आएगा, और प्लास्टिक, एम्बर, रबर इन सब के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड वाला पार्ट है वो अपना डेली लाइफ का पार्ट है। डेली आप कंघी करते हो, नहाते भी हो, अपने बालों को निहारते भी हो, सब कुछ करते हो, XYZ जो भी। तो जो थर्ड पॉइंट है वो ये है ड्राई हेयर, और ड्राई हेयर के साथ आप लेंगे कॉम्ब। ये डेली लाइफ का एक एग्जांपल है। तो इस टेबल को आप सेपरेट मानिए, इस टेबल को आप सेपरेट मानिए। बहुत से स्टूडेंट दिमाग में ये सोचेंगे सर यहाँ पर तो ड्राई हेयर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा और यहाँ पर कॉम्ब जैसा कुछ नहीं लिखा। बेटा ये प्लास्टिक से ही प्रोडक्शन होता है, तो ये कहीं ना कहीं प्लास्टिक से रिलेटेड है। तो ये आपके पास एक टेबल है, इसे आप नोट कर सकते हो, पार्ट ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक, तो ये तो आपका फ्रिक्शन पार्ट है। सेकंड स्टार्ट